कक्षा 12वीं ओजोन विघटन का संकट भाग 4। आज धरती के ऊपर हम लोगों को यह जो निसर्ग दिखाई दे रहा है, इस निसर्ग को बचाने के लिए ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने मिलकर बैठकों का आयोजन किया। 1985 में तथा 1987 में कनाडा के शहर में मॉन्ट्रियल में जो बैठक हुई उसमें 48 देशों ने भाग लिया और वहाँ पर उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक अंतिम रूप दे दिया गया, जिसमें 1995 तक सीएफसी की खपत में 50% कटौती तथा 97 तक 85% कटौती की जानी चाहिए। मगर आगे चलकर विकसनशील देश इस संगठन में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों के प्रति ठाम नहीं रहे। चलिए तो आगे पाठ का जो हिस्सा है उसे देखिए तो विकसनशील देश चाहते थे कि इस विषय पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो विकसित देश थे उन देशों में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो खपत है वह 12 लाख टन तक थी, और भारत जैसे जो विकसनशील देश है उन दो देशों की 0.6 थी। अर्थात भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। अब देखिए, इस समस्या पर विचार व्यक्त करने के लिए सीएफसी की खपत की समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक आयोजित की गई, जहां नए प्रशीतनों की अर्थात फ्रिज वगैरह जो है उसकी खोज और पुरानी टेक्निक जो है उन टेक्निकों में प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग यहाँ पर की गई। आगे यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया करना मुख्य है। समझौतों के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। अर्थात इस प्रकार का नियम 1987 के जो ओजोन संकट के ऊपर जो बैठक बुलाई गई थी, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जो बैठक हुई थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, उसके तहत इस प्रकार का नियम यहाँ पर बनाया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। कौन सा नियम? तो सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे, और इस दौरान जो विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। अर्थात इस प्रकार का मसौदा वहाँ पर तैयार हुआ। आगे विकिरण ऊर्जित करती है। अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि स्थिति की गंभीरता का देखते हुए ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषणों के बाद अवरक्त विकिरण ऊर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें
उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि ये जो पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है, उससे यह पराबैंगनी किरणें जो है वह किरणें वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद ऐसे कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेती है। इससे धरती का तापमान बढ़ सकता है और धरती का तापमान बढ़ने से समुद्र का जो जल स्तर है वह बढ़ने वाला है और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण देखिए जो समुद्र तट के शहर है, क्षेत्र है, वह सभी पानी में डूब सकते हैं। तपवृद्धि से जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। अर्थात मानसून में परिवर्तन, कहीं पर अतिवृष्टि हो सकती है तो कहीं पर अकाल जैसी स्थिति यहाँ पर निर्माण हो सकती है। ऐसा स्पष्ट होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यह हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट होता है कि विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी बदलाव हुआ है। इस बदलाव के कारण हाल ही में जो संशोधन पाया गया है, हिमालय की गंगोत्री स्थित जो गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा हिमालय के दूसरे हिमनद गलकर समाप्त हो सकते हैं तथा उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अब अगला और अंतिम पैराग्राफ देखिए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। मैदानों की जो उपजाऊ भूमि है, खेती के लिए वगैरह जो योग्य भूमि है, वह भूमि ऊसर अर्थात बंजर में बदल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अब देखिए, अगर समय में इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों के कारण, व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, संकट में है। अतः ज़रूरी है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब देखिए, इस पूरे पाठ के माध्यम से लेखक को जो कहना है कि अगर ओजोन विघटन की समस्या को हम फौरन जल्द से जल्द निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते, समग्र कदम नहीं उठाते, तो निश्चित रूप में हमें यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ है। प्रश्न के बारे में वगैरह अगर आप लोगों को कोई शंका है, समस्या है,
तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।